मास्थबर जातक अध्याय 10। इस समय संभवतः सन 1897 में टाला में दंगा भड़क उठा था। उस दंगे का कारण जैसा उस समय सुनने में आया उसका विवरण ये था। टाला में महाराजा सर जितेंद्र मोहन ठाकुर की एक जमीन पर एक मस्जिद थी। उस मस्जिद को हटाने के प्रश्न पर जमींदार और मुसलमानों के बीच हंगामा खड़ा हो गया। मुसलमानों का ये विश्वास था कि पुलिस जमींदार का पक्ष ले रही है। आज जैसे टाला, टालीगंज सब कलकत्ता की सीमा के भीतर आ गए हैं, तब वैसा नहीं था। टाला नगर के बाहर पड़ता था। इसलिए आरंभ में स्वयं कलकत्तावासी भी ये जान न सके कि वहां कोई उपद्रव शुरू हो गया है। जब वास्तविक मारपीट हो चुकी, तब नगरवासियों को पता चला कि टाला में कोई बड़ी घटना घट गई है। मस्जिद गिराने में सहायता देने के कारण मुसलमान सरकार पर क्रुद्ध हो उठे। सरकार से उनका अर्थ था पुलिस, और पुलिस का अर्थ सड़क का सिपाही। एक दिन प्रातःकाल हमने देखा लाठियां हाथ में लिए निम्नवर्गीय मुसलमान दल के दल नगर के उत्तर भाग की ओर दौड़े जा रहे हैं। सिपाही उन्हें देखते ही भय से छिपते फिरते थे। अफवाहों के सम्राट का राज्य सदा से अजेय रहा है। तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। हम घर बैठे बैठे विचित्र और असंभव सी लगने वाली अनेक अफवाहें सुनने लगे। दादा विद्यालय से तरह तरह की अफवाहें बटोर कर लाने लगे। एक नई उत्तेजना आ जाने से हमारे दिन भी अजीब सी स्फूर्ति में कटने लगे। उस समय दंगे भड़कने पर मुसलमानों के साथ बंगाली हिंदुओं का कोई संघर्ष नहीं होता था। दंगों के विषय में बंगाली लोग पूर्णतः निरपेक्ष रहते थे। हिंदू कहकर मुसलमानों का अभिप्राय प्रायः दूसरी प्रांतों के हिंदुओं से होता था। कम से कम उस दिन तक, अर्थात 1926-27 ईस्वी में कलकत्ता में जो भयानक हिंदू मुसलमान दंगा हुआ, उसके पहले तक कलकत्ता में यही परंपरा प्रचलित थी। एक दिन प्रातःकाल हमारे मोहल्ले में असाधारण चंचलता और चिल्ला पुकार होने लगी। समय लगभग 9 बजे का होगा। बहुत शोर सुनकर हम बरामदे में गए तो देखा कुछ फिरंगी युवक एक किराए की फिटन पर सवार तेजी से चले जा रहे हैं। घोड़े हाँफते हुए दौड़ रहे हैं और फिटन के पीछे कोई 85 लोग हैं करते हुए दौड़े आ रहे हैं। गाड़ी भी एक फिरंगी ही चला रहा था। हमारे घर से कुछ आगे जाकर उन्होंने गाड़ी रोक दी। पीछे से दौड़ने वाले लोग कुछ दूरी पर रह गए थे, पर गाड़ी के अचानक रुकते ही वे पास आ पहुंचे। गाड़ी में बैठे लगभग सभी फिरंगी खड़े हो गए। मैंने देखा उनमें से एक ने बंदूक उठाकर धड़ाम धड़ाम 2 गोलियां चला दी। उसी क्षण चारों ओर चीख पुकार मच गई। साफ समझ में आ गया कि कोई गिर पड़ा है और उसे उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उसी अवसर का लाभ उठाकर फिरंगियों ने घोड़े जोर से हाँके और गाड़ी लेकर सीधे निकल गए। जो गिर पड़ा था, सब लोग मिलकर उसे उठाए और हमारे घर के सामने ही सड़क पर जो पानी देने की एक जलकल या दमकल थी, वहां लाकर लिटा दिया। हम ऊपर से देखते रहे। जगह खून से भरती जा रही थी, पर शरीर के किस भाग से खून निकल रहा है यह समझ में नहीं आ रहा था। जिसे लाकर लिटाया गया था उसकी उम्र शायद 16-17 वर्ष की होगी। दुबला, बहुत ही दुबला। दाहिने हाथ में अब भी सूखे पेड़ की एक टूटी सी डाल पकड़ी हुई थी। उसने एक बार हाँ किया तो उसके मुंह में जलकल से वही मैला पानी अंजलि अंजलि देकर डाला जाने लगा। थोड़ी देर में सब कहने लगे, मर गया, मर गया। लोग उसे उठाकर ले गए। उठाते समय देखा वह टूटी हुई डाल उसके हाथ से छूटकर सड़क पर गिर पड़ी। इस मृत्यु को मैंने साक्षात अपनी आंखों के सामने देखा, आमने सामने। इससे पहले मृत्यु 2 बार मेरे बहुत पास आई थी, पर तब मैं उसे पहचान न सका था। इस दृश्य ने मेरे अस्तित्व को इस प्रकार झकझोर कर व्याकुल कर दिया कि मैं उस स्थान से एक कदम भी हिल न सका। मृत व्यक्ति को उठा ले जाया गया, पर उसके हाथ से छूटी हुई वह लाठी जिससे उसका गर्वोन्मत्त धर्मबुद्धि दूसरों को आघात करने आई थी, मानो चुंबक बन गई। उसी के आकर्षण से मैं जड़ होकर वहीं खड़ा रह गया। मेरे पास ही अक्षय अस्थिर खड़ा था। उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तो उसका चेहरा बिगड़कर अजीब सा हो गया था। अन्य समय होता तो ऐसी सूरत देखकर शायद हंस पड़ता, पर उस समय हंसी फूट न सकी। फिर मुझे सड़क की ओर मुंह फेरना पड़ा। माँ आकर एक बार कह गई कि आज क्या नहाने खाने के बाद भी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। उसी वर्ष अक्षय अस्थिर भी स्कूल में भर्ती हुआ था। दोनों भाई चुपचाप स्नान करके भोजन करके स्कूल के लिए चल पड़े। घर के पास ही स्कूल था, फिर भी कुछ कदम आगे बढ़कर हम दोनों उस मृत व्यक्ति के हाथ से छूटी हुई लाठी के पास गए। देखा असंख्य गाड़ियों के पहियों से कुचल कुचल कर वह पूरी तरह बदल चुकी है और इधर उधर बिखरी पड़ी है। दोनों साथ साथ स्कूल में दाखिल हुए और अपने अपने वर्ग में चले गए। एक शब्द का भी आदान प्रदान नहीं हुआ। स्कूल में पढ़ाई कितनी हुई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। पर सारा दिन उस मरे हुए आदमी का चेहरा
आंखों के सामने तैरता रहा। दिन भर मृत्यु का विचार ही मेरे मन को जकड़े रहा। लगने लगा मर जाने पर वह फिर लौटकर नहीं आता। यह भी लगा कि मृत्यु कब कैसे आ जाएगी कोई पहले से नहीं जान सकता। यह आदमी, क्या इसे पता था कि अभी मर जाएगा? उसका चेहरा बार बार आंखों के सामने उभर आता और मैं सोचता, आज कल परसों करते करते जितने दिन बीतेंगे उसके माता पिता और अपने लोग उसे भूलते चले जाएंगे। ऐसे ही अनेक विचार मन में घूमने लगे। स्कूल, अध्यापिका, पढ़ाई, खेल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लोगों का साथ असह्य होने लगा। मन होने लगा कि कब अपने को थोड़ा अकेला पाऊं ताकि जी भर कर मृत्यु के बारे में सोच सकूं। बस छुट्टी के बाद घर आकर खा पीकर छत पर जाकर बैठ गया। अक्षय भी आकर मेरे पास बैठ गया। संध्या के समय पढ़ने की बैठक में पिता की डांट फटकार व्यर्थ चली गई। रात को जल्दी ही बिस्तर पर पड़कर मन की लगाम ढीली छोड़ दी। बालक के विचार सागर का मंथन करके उस दिन कौन कौन से सत्य निकले थे ये सब आज याद नहीं, पर 3 बातें आज भी नहीं भूली। पहला सत्य, एक दिन मुझे भी मरना होगा। दूसरा सत्य, छत से गिरकर और पानी में डूबकर मैं मरते मरते बच गया हूं। तीसरा सत्य, मंदिर और घर में उपासना के समय आंख मूंदकर जिसकी इतनी स्तुति की जाती है उसका मृत्यु से कहीं ना कहीं घनिष्ठ संबंध है। यदि संसार में मृत्यु ना होती तो लोग उस दुर्बोध अदृश्य शक्ति की इतनी आराधना ना करते। रात लगभग 2-3 बजे प्रायः हमें बाहर जाना पड़ता था। जिसकी पहले नींद खुलती वही दूसरे को जगा ले जाता। उस रात मेरी ही पहले नींद खुली। अक्षय को उठाकर बाहर ले गया। नाली के सामने बैठकर अक्षय ने फुसफुसाकर मुझे पुकारा, स्थविर। मैंने भी फुसफुसाकर उत्तर दिया, क्या रे? फिर वो भी फुसफुसाकर पूछने लगा, तू मरकर कैसे लौट आया रे? मैंने भी उसी तरह उत्तर दिया, मैं तो मरा नहीं, पानी में डूबकर बच गया। इसी समय कलकत्ता में एक बड़ा भूकंप आया। कलकत्ता में लोगों और मकानों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण यहाँ शोरगुल अवश्य बहुत मचा, पर धरती के इस भीषण झटके का वास्तविक आघात असम की धरती पर पड़ा था। भूकंप के कारण वहाँ अनेक प्राकृतिक परिवर्तन भी हो गए थे, ऐसी चर्चा थी। ये भी सुनने में आया कि ब्रह्मपुत्र नदी की धारा एक समय पर मुड़कर दूसरी दिशा में बहने लगी थी। कलकत्ता में भूकंप दोपहर बाद के समय आया। हम तीनों भाई उस समय एक मेज के चारों ओर बैठे थे। संभवतः पिता हमें गणित करा रहे थे। अचानक घर द्वार जोर से कांप उठे। उसी क्षण माँ चिल्ला उठी, भूकंप आ रहा है। हम सब जल्दी जल्दी दौड़कर सड़क पर निकल आए। धरती मानो डोलने लगी थी और बीच बीच में जोरदार झटके महसूस हो रहे थे। वो एक अत्यंत विचित्र अनुभूति थी। सड़क पर मौजूद लोग उन्मत्तों की भांति व्यवहार करने लगे। कोई प्राणपण से भाग रहा था, कोई एक दिशा में कुछ दूर दौड़कर अचानक पलटकर विपरीत दिशा में भागने लगता था। उनके भयभीत विकृत चेहरे देखकर हम तीनों भाई हंसने लगे। हमारे घर के ठीक नीचे एक टिन मिस्त्री की दुकान थी। वो टिन की चादर काट काट कर बक्से बनाया करता था। बीच बीच में वो आदमी नशे में धुत होकर सारी सड़क सिर पर उठा लेता था। बचपन में कभी कभी हम नंगे ही सड़क पर निकल पड़ते तो वो अपनी विशाल टिन काटने की कैंची निकालकर हमें अंग भंग कर देने की धमकी देता था। इस कारण उम्र बढ़ जाने पर भी उस आदमी के प्रति हमारे मन में कोई विशेष सद्भाव नहीं था। जब मोहल्ले के सब लोग डर के मारे नारायण नारायण चिल्लाकर आसमान सिर पर उठा रहे थे तो वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, आ गई माँ, इतनी देर से आ रही थी, डुबो दे, सब सालों को डुबो दे, सब ढोंगियों को तहस नहस कर दे माँ, तहस नहस कर दे। मोहल्ले की एक हिंदुस्तानी हलवाई की दुकान के लोग राम राम कहते हुए त्राही त्राही मचा रहे थे। उनकी दशा देखकर टिन मिस्त्री बोला, चुप रहो सालों, जब घी की जगह चर्बी मिलाते हो तब कुछ याद नहीं आता। शंख ध्वनि, घंटियों की आवाज, लोगों की चीख पुकार और टिन मिस्त्री की उन्मत्त हुंकार सब मिलकर एक भयानक कोलाहल मच गया। अचानक स्कूल की बड़ी इमारत का एक कोना तीसरी मंजिल की छत से लेकर पहली मंजिल तक भयानक शब्द करता हुआ ढह पड़ा। अब तो हम सचमुच घबरा गए। ये समझ में आने लगा कि कोई अत्यंत भयानक घटना घट रही है और ये भी कि उसे रोकना मनुष्य की शक्ति के बाहर है। तभी पहली बार हमें सचमुच डर लगने लगा। भूकंप थम जाने के बाद हम घर के भीतर गए तो देखा कि हमारा मकान फटकर बिल्कुल चिरचिर हो गया है। पिता तुरंत हमें साथ लेकर नगर की दशा देखने निकल पड़े। जिस सड़क पर भी जाते देखते कि कोई न कोई मकान तिरछा होकर झुक गया है। उस वर्ष के भूकंप में कलकत्ता, उपनगरों और आसपास के क्षेत्रों में कितने लोगों का सर्वनाश हुआ उसकी कोई गणना नहीं। टाला के दंगे और भूकंप होने से कुछ पहले ही हम सुनने लगे थे कि बंबई प्रांत में प्लेग नाम की एक भयानक बीमारी फैल पड़ी है। वहां से वो रोग वेग से कलकत्ता की ओर दौड़ा चला रहा है।
कलकत्ता में महान आतंक फैल गया। इसी बीच एक दिन ये खबर उड़ी कि हावड़ा में एक स्त्री बंबई मेल से आकर हावड़ा स्टेशन पर एक ठेका गाड़ी लेकर कलकत्ता की ओर चली। हैरिसन रोड, वर्तमान महात्मा गांधी रोड पर पहुंचकर गाड़ीवान ने उससे पूछा, कहाँ जाना है? स्त्री ने उत्तर दिया, मुझे पहचानता नहीं, मैं प्लेग देवी हूं। ये कहकर वो अदृश्य हो गई। बस फिर क्या था, सारे नगर में हल्ला मच गया, प्लेग आ गया, भागो भागो। गपोड़िए बंगाली आतंकित हो उठे। बाप रे बाप, कैसा भयानक त्रास। आज इस युद्ध कोलाहल के समय कानों के पास बम फटते हों, दिन रात सिर के ऊपर भिनभिनाते हुए हवाई जहाज उड़ते दिखें, तब भी बंगाली उनकी ओर ध्यान नहीं देता। पर उस समय केवल प्लेग का नाम सुनते ही सारा नगर उठी की पड़ी की तरह भागने लगा था। इसी बीच एक दिन ये सुनने में आया कि नगर में प्लेग फैलना आरंभ हो गया है। कॉरपोरेशन की ओर से ढिंडोरा पिटवाया जाने लगा। बंबई से आदमी आए तो थाने में खबर देना होगा। फिर क्या था, 2 ही दिनों में कलकत्ता नगर प्रायः खाली हो गया। केवल हम जैसे लोग, अर्थात जिनके जाने का कहीं कोई ठिकाना न था, वही रह गए। स्टेशन पहुंचाने के लिए ठेका गाड़ी की गाड़ीवान बेहिसाब किराया मांगने लगे। उन दिनों घोड़ों के श्रम शोषण पर कोई कानून न था, इसलिए जिसके पास एक भी किराए की गाड़ी होती वो खूब पैसे कमाने लगा। कॉरपोरेशन नगरवासियों से प्लेग का टीका लगवाने का अनुरोध करने लगी, पर टीके को लेकर लोगों में ऐसे ऐसे भयानक अपवाद फैलने लगे कि आज के युग का मनुष्य उन्हें सुनकर हंसी पड़े। कोई कहता टीका लेने के 10 घंटे के भीतर आदमी काबर हो जाता है। कोई कहता पेट से 1 पैसे के आकार का मांस का टुकड़ा काटकर निकालते हैं और उसके भीतर प्लेग का बीज भर देते हैं। इधर उधर से यह भी घोषित कर दिया गया कि जिसने टीका नहीं लिया है, यदि वो प्लेग से ग्रस्त पाया गया तो उसे जबरदस्ती अस्पताल ले जाया जाएगा। अग्नि में घृताहुति पड़ गई। मच्छो बाजार के मार्कस स्क्वायर में प्लेग का अस्पताल तैयार हो गया। सोने पर सुहागा ये हुआ कि नगर के निम्न वर्गीय लोगों में भारी उत्तेजना फैल गई और बस एक दंगा होते होते रह गया। इसी बीच एक दिन संध्या समय मैं अक्षय, अस्थिर और दादा चुपके से घर से निकलकर दूर से मच्छो बाजार का अस्पताल देखकर आए। उन दिनों नगर के स्वास्थ्य रक्षकों के प्रधान एक अंग्रेज अर्ध डॉक्टर थे। नाम था कुक, डॉक्टर कुक। ये चर्चा फैलने लगी कि कुक साहब को सड़क पर पा जाएं तो लोग मार डालेंगे। नगर के निम्न वर्ग में उत्तेजना और अन्य वर्गों में आतंक, इस प्रकार भय और उन्माद का झूला झूल रहा था। ऐसे समय में कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने देखा कि यदि भद्र वर्ग टीका नहीं लेगा तो प्लेग टीके का प्रचार असंभव हो जाएगा। वो ऐसे भद्र लोगों की खोज करने लगे जो साहस करके टीका लेने को तैयार हों। उन दिनों ब्राह्म समाज हर कार्य में अग्रणी था। भारत महासभा के एक संस्थापक द्वारकानाथ गंगोपाध्याय आदि कई ब्राह्म सज्जन परिवार सहित टीका लेने को राजी हो गए। दुर्भाग्यवश मेरे पिता का परिवार भी इसी दल में जा मिला। एक दिन संध्या समय कुक साहब ने हमारे हाथ छेद कर हमारे शरीर में प्लेग का टीका भर दिया। पिता हमारी 2 वर्ष की एक बहन को भी साथ ले गए थे, पर डॉक्टरों की दृष्टि में वो बहुत छोटी सिद्ध हुई, इसलिए वो बेचारी बच गई। टीका लेने के लगभग 1 घंटे के भीतर ही ज्वर आ गया। उसके बाद 24 घंटे कैसे बीत गए इसका कुछ भी होश न रहा। लगभग 6 महीने बाद कॉरपोरेशन की ओर से हमारे नाम एक कार्ड आया। वे प्रमाण पत्र थे, अर्थात प्लेग होने पर उन्हें दिखा देने से हमें क्वारंटीन में पकड़कर नहीं ले जाया जाएगा। किंतु हमारे इस अविवेकपूर्ण साहस का उदाहरण नगर के भद्र समाज के मन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सका। इस देश में प्लेग का टीका विशेष प्रचलित नहीं हुआ और वास्तव में इसके लिए उन्हें बहुत दोष भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बंगाल की भूमि में स्वयं प्लेग ही विशेष नहीं फैला, तो उसका टीका कैसे फैलता। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।